Welcome in my chemistry class. In last class we talk about standard reduction potential. SRP के बारे में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से हम किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, तो जो भी किसी भी इलेक्ट्रोड का हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं उसको हमने बोला था कि हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं एसआरपी के टर्म में, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में. ये आईयूपीएसी का रूल है कि आईयूपीएसी कहता है कि चाहे वो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है या रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, उसको हम एक टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में. ओके, तो जो आपके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज होंगी, जो भी हम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि मैंने आपको जिंक और कॉपर का फाइंड आउट करके बताया था कि जिंक और कॉपर का अगर हमें फाइंड आउट करना है तो किस तरीके से उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम फाइंड आउट करते हैं. तो जो भी वैल्यूज हमें मिलेंगी डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स की कि उनकी एसआरपी की वैल्यू क्या है, उसी के बारे में हमें डिस्कशन करना है. टॉपिक है आपका आज का जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. तो जो ये एसआरपी की वैल्यूज होती हैं, इन एसआरपी की वैल्यूज को ही या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दे, उसी ऑर्डर को, उसी अरेंजमेंट को जिसमें बहुत सारे रिडक्शन के रिएक्शंस होंगे. एक तरफ आपको रिएक्शंस और एक तरफ एसआरपी की वैल्यूज दी हुई होगी, जैसे कि यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं. तो उसमें हम देखेंगे कि रिएक्शंस के साथ साथ उनके रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यूज गिवन है और वो रिडक्शन के टर्म में सारे रिएक्शंस होंगे. तो उनकी एसआरपी की वैल्यू जो हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम यहाँ पे जो अरेंजमेंट कंसीडर करेंगे वो होगा आपका जो एनसीईआरटी की बुक है, उसी से हमने उसको सेलेक्ट किया है और वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ है. सबसे पहले पॉजिटिव होगा फिर निगेटिव होगा. तो मतलब ये है कि पॉजिटिव वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी निगेटिव की तरफ. ओके, तो ये चीज हमें डिस्कस करनी है कि इसका एक तो पहले आपको मतलब समझना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मतलब क्या है, कि जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है उसको एक प्रॉपर अरेंजमेंट में कन्वर्ट करने को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं. इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और इसके एप्लीकेशंस क्या है वो हमें डिस्कशन करना है. ठीक, तो जो सबसे पहला हम पॉइंट यहां पर डिस्कस करेंगे वो होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईसीएस. जितनी भी वैल्यूज होंगी एसआरपी की वो किसमें होंगी, वो सारी वैल्यूज आपकी होंगी वोल्ट में. ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है. अब इसके साथ हमें करना क्या है, जैसे सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी डिस्कस करते हैं कि जो ईसीएस के अंदर जो आप यहाँ पे पिक्चर के अंदर देख रहे होंगे कि फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव वैल्यूज गिवन है, तो उन साइन का क्या मतलब है, पॉजिटिव निगेटिव से क्या मतलब है, उसके बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं. देखिए, अगर हम कहते हैं कि उसके अंदर किसी की निगेटिव वैल्यू है, ठीक है, या पॉजिटिव वैल्यू है, तो हम वहां पे उस पॉजिटिव और निगेटिव से क्या एक्चुअली फाइंड आउट कर पाएंगे कि अगर हम इसको किसी के साथ कंपेयर करते हैं, निगेटिव वैल्यू को किसी के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है, किसी पॉजिटिव वैल्यू के साथ, तो उस टाइम पे ये हमेशा किस तरीके का काम करेगा, एनोड का काम करेगा. चाहे वो रिएक्शन जो भी आप यहाँ पे पिक्चर के अंदर देख रहे हैं, बहुत सारे रिएक्शन से सारे रिडक्शन के टर्म में गिवन होंगे अगर आप देखेंगे तो, लेकिन अगर उसमें किसी के रिस्पेक्ट में अगर किसी भी एसआरपी की वैल्यू नेगेटिव में है तो हम कहेंगे कि वो एनोड होगा और ये जो होगा आपका वो क्या कहलाएगा, कैथोड. ये बात आपको अभी मैं समझाता हूं कि ये चीज आपको कैसे पता चलेगी. अगर दो वैल्यूज है, ठीक है, पॉजिटिव में ही है या निगेटिव में ही है, और उसमें आपको चेक करना है कि किसका रिडक्शन होगा किसका ऑक्सीडेशन होगा, तो हम कहेंगे कि जिसकी वैल्यू निगेटिव में जितनी कम होगी वो एनोड यानी कि ऑक्सीडाइज होगा. और यहाँ पे हम पॉजिटिव के लिए भी बोल सकते हैं कि पॉजिटिव में जो ज्यादा पॉजिटिव होगा उसका रिडक्शन होगा, जो कम पॉजिटिव होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा. ठीक, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने. जैसे कि जो हमारे पास जिंक इलेक्ट्रोड है, जिंक का हम पढ़ते हैं जब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो हमें पता चलता है
कि ये 0.76 वोल्ट निगेटिव में होता है एसआरपी की वैल्यू। और जब हम कॉपर का पढ़ते हैं तो यहां पे कहते हैं कि कॉपर का होगा आपका 0.34 वोल्ट। अब जैसे इन दोनों वैल्यूज को, ये वैल्यूज अब आप ईसीएस में देखेंगे तो आपको मिलेगा, ठीक। अब देखिए यहां पे एक चीज का ध्यान रखना है, ये आपका एसआरपी की वैल्यू है। अगर हम इसको ऐसे दिखा दें तो आप मेरी बात को समझना कि ये टर्म देख के आपको लगेगा ये तो रिडक्शन के लिए दिखाया गया है, क्योंकि हम रिडक्शन के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये भी आपको रिडक्शन के टर्म में लगेगा, तो फिर आप कैसे डिसाइड करेंगे कि इसमें हम किसको एनोड माने और किसको कैथोड माने। अब आपको चीजें क्लियर होंगी जब आप ईसीएस थोड़ा थोड़ा पढ़ना समझना सीखेंगे, तो वहां पे हम इनका साइन देखेंगे। दोनों की जो एसआरपी की वैल्यूज है, इन दोनों का साइन चेक करेंगे। साइन यहाँ पे आपने देखा कि ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ओके। तो जो निगेटिव साइन के साथ होगा वो एनोड और जो पॉजिटिव साइन के साथ होगा वो कैथोड, जैसा कि डेनियल सेल में हमने देखा भी है। तो आई थिंक ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्लियर हुई होगी कि फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आपका क्या है, ओके। सेकंड पे हम पहुंचते हैं, काफी चीजें हम इसके अंदर करने वाले, समझने वाले हैं। सेकंड जो पॉइंट है वो है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ओके। देखिए जब आप अपनी ईसीएस की सीरीज को यहाँ पे देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि वहां पे एक हाइड्रोजन का रिडक्शन का भी दिया होगा कि उसमें आपका इस तरीके से हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो एसआरपी की वैल्यू है वो 0.0 वोल्ट होती है। क्लियर है इतनी बात। अब हमने कहा कि जो यहाँ पे वैल्यूज आप ईसीएस में देख रहे हैं, यहाँ पे ये वैल्यू पॉजिटिव में है और जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं ये निगेटिव में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही होते हैं जिनका क्या होता है रिडक्शन, ये तो आपने रेडॉक्स में पढ़ा होगा। और रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जिनका होता है ऑक्सीडेशन। अब हम यहां देखते हैं कि जो इस हाइड्रोजन के ऊपर एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो पॉजिटिव साइन के साथ है। पॉजिटिव साइन वाले जो भी आपके एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, उनका जो होगा रिडक्शन आसानी के साथ होगा। रिडक्शन जब आसानी के साथ होगा तो वो कौन सा बिहेवियर शो करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। जिनकी वैल्यू 0 से नीचे होगी यानी निगेटिव में होगी वो ऑक्सीडाइज आसानी से होंगे, और जब उनका ऑक्सीडेशन होगा तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। मेरे कहने का मतलब आप समझिएगा कि जब भी आपके सामने ईसीएस है तो आप उस ईसीएस के अकॉर्डिंग ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो उस ईसीएस में एलिमेंट्स है कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो बेसिकली एक नॉर्मल अगर वे में देखा जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन के ऊपर जो भी एलिमेंट्स है उनका रिडक्शन आसानी से होगा तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, और जो उस 0 से नीचे निगेटिव में है उनका अगर हम देखेंगे तो उनका ऑक्सीडेशन आसानी से होगा और वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे। ये बात अभी धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगी, थोड़ा सा हम इसको अभी एलोबरेट करेंगे तो आपको ये आसानी से क्लियर होता जाएगा, ठीक है। अब हम थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं इसके अंदर। थर्ड पॉइंट हमें और क्या पता चल सकता है ईसीएस से वो भी समझते हैं। यहाँ पे ईसीएस का हमें देखना क्या, थर्ड पॉइंट रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी तो इसमें बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बोलूंगा कि रिएक्टिविटी में आपको कुछ नहीं करना। जैसे अगर आप पॉजिटिव, 0 और निगेटिव जो आप इस ईसीएस में देख रहे हैं वैल्यूज को जो गिवन है, उसमें जैसे जैसे हम पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ बढ़ते हैं, मतलब फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, तो जो एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी होती है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि जैसे अगर मान लीजिए मैंने आपको 2 वैल्यूज दे दी, एक जिंक का दे दिया, जिंक +2 से आपका जिंक में कन्वर्ट हो रहा है, मैंने लिख दिया इसकी वैल्यू 0.76 है। कॉपर की हमने लिख दी यहाँ पे इतनी है वोल्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि इसकी निगेटिव वैल्यू इससे ज्यादा है ना, मतलब निगेटिव में इसका नीचे की तरफ ज्यादा होगा,
कॉपर 0 से ऊपर होगा। तो जैसे जैसे हम अप टू डाउन इस सीरीज में जाते जाएंगे एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। इसका रीजन भी अभी आपको पता चल जाएगा कि क्यों ऐसा होता है। जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। क्लियर है इतनी बात? तो अब हमने इसके डिस्कस करने एप्लीकेशंस। क्या एप्लीकेशंस है इन चीजों का, जो अभी तक हमने 3 चीजें पढ़ी हैं। एक तो हम ये पढ़ सकते हैं कि एनोड कैथोड क्या होते हैं। दूसरा हमने ये पढ़ा कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स कैसे डिसाइड करेंगे और रिएक्टिविटी कैसे डिसाइड करेंगे। अब हम जब एप्लीकेशंस की बात करते हैं, एप्लीकेशंस की जब हम बात करते हैं तो एप्लीकेशंस में हमें कई सारी चीजें डिस्कस करनी है। ठीक है, तो एप्लीकेशंस का मतलब है कि कहां कहां पे हम इनका यूज करते हैं। तो सबसे पहला हम यहां पे यूज करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, ठीक। तो एक्चुअली क्या है, अब यहां पे मेरी बात को समझिएगा कि अगर मान लीजिए मैंने आपको इस ईसीएस के कुछ एलिमेंट्स दे दिए, ठीक, उन एलिमेंट्स की वैल्यूज मैंने आपको दे दी। जैसे लिथियम है आपका -3.045 भी किसी में लिखा रहता है वोल्ट, ठीक। जिंक मैंने दे दिया आपको, मतलब ये आपने उसमें फॉर्म में होंगे -0.76, रिडक्शन के टर्म में होंगे जब इनकी वैल्यूज गिवन होंगी। लिख ही देता हूं मैं रिडक्शन के टर्म में। यहां पे ये भी आपका रिड्यूस हो रहा होगा, ठीक है। जिंक में कॉपर का हमने ले लिया 0.34 वोल्ट, ठीक है। अब जैसे ये मतलब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपको कुछ एलिमेंट्स दे दिए गए और बोला गया कि ईसीएस का यूज करके आप बताइए कि विच एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव, कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है, तो आप क्या देखेंगे जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें से कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है। तो कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सी बात है। अभी अभी हमने डिस्कस किया था रिएक्टिविटी के अंदर कि हम जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डाउन द ग्रुप जाने पे जब नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज होती है तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो वहां पे हम देखेंगे इसकी वैल्यू क्या है, -3.04 है, 0.76 है और ये आपका 0.34 पॉजिटिव में है। तो निगेटिव में सबसे ये ज्यादा वैल्यू है, ठीक है। तो निगेटिव साइन के साथ जो ज्यादा वैल्यू होगी वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर ये और फिर ये। तो आप आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं अगर कुछ एलिमेंट्स आपको दिए जाए और बोला जाए कि आप बताइए कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है, तो आप मेटल बेसिकली कौन सा ज्यादा है, तो इस आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? इसके बाद हमें जो पॉइंट डिस्कस करना है इसी पे बेस्ड पॉइंट से, ठीक है, तो वो आप आसानी से समझ भी सकते हो। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का मतलब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी होती है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, ठीक। अब आप खुद सोचो कि किस टेंडेंसी की वजह, मतलब जो भी आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होगा किसी भी एलिमेंट का, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो एक तो ये बात हम बोल सकते हैं कि जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन जितनी आसानी से हो सकता है, जिस एलिमेंट का आसानी से आपका ऑक्सीडेशन हो सकता है, वही आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। तो हम ये देखते हैं कि जैसे अगर हायर नेगेटिव वैल्यू से डिक्रीज होते होते जो 2.0 तक, -2.0 तक के जो एलिमेंट्स या मेटल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मतलब कहने का यह है कि जितने एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, वो आपको मिलेंगे बिल्कुल टॉप ऑफ द ईसीएस, बॉटम ऑफ द ईसीएस। जो अभी हमने यहाँ पे लिया है उसमें ये बॉटम में मिलेंगे, जहां पे इनकी नेगेटिव वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। तो जितनी ज्यादा मतलब टिल 2.0 तक नेगेटिव में जो भी आपके एलिमेंट्स होंगे, एल्कली, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो वो
आपके मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर के होते हैं और ये पहले से भी आपको पता है। ईसीएस में इसका एप्लीकेशन है, इसलिए हम इन चीजों को पढ़ रहे हैं। जिन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.0 और -2.0 के बीच में होगा वो मॉडरेट होंगे, वो भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव होंगे बट इनकी तरह नहीं होंगे, और जिनका इनसे कम होगा वो बिल्कुल बहुत कम इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर क्या करेंगे, शो करेंगे, लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर होगा उनका। क्लियर है इतनी बात? तो ये सेकेंड पॉइंट था आपका जिसमें आपने देखा इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर के बारे में। क्लियर है इतनी बात? अब हमें क्या करना है, थर्ड एप्लीकेशन देखना है कि थर्ड एप्लीकेशन क्या है। थर्ड एप्लीकेशन आपका ये है कि अगर हम किसी भी मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ कराते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। तो क्या सारे जो मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे या नहीं करेंगे, ये किस पे डिपेंड करेगा? तो ये भी रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि जो रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वही HCl के साथ या H2SO4 डाइल्यूट के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो बेसिकली ये देखा जाता है कि जो भी आपके एलिमेंट्स जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बिलो है, जो नीचे की साइड में है, निगेटिव में जिनका SRP है, वही एलिमेंट्स एसिड, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। उस जीरो के ऊपर जिनकी पॉजिटिव वैल्यू होगी वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेंगे रिएक्ट करके, जैसे कि आपका प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, इस तरीके के कॉपर हो गया। ये जो एलिमेंट्स होंगे वो टॉप ऑफ द एलिमेंट्स जो होंगे वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इसके बाद तो ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, या जो भी आपका है एसिड, वो HCl भी हो सकता है और H2SO4 भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये, जैसे आपने रिएक्शन पढ़ा होगा, जिंक ग्रेनुअल्स को जब हम HCl के साथ रिएक्ट कराते तो ये ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। तो इसका क्लियर सा मतलब है कि जिंक जो होगा वो हाइड्रोजन से नीचे होगा, इसकी जो SRP की वैल्यू होगी वो निगेटिव में होगी, और जिनकी वैल्यू उस जीरो से ऊपर होगी, अबव होगी, वो पॉजिटिव में होंगे। तो वो HCl, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो ये ECS के कुछ एप्लीकेशन है। और भी एप्लीकेशन है, जैसे कि अगर हम ECS हमें पता है तो इस ECS की हेल्प से हम एक चीज बता सकते हैं कि उस सेल का, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, उसका सेल पोटेंशियल कितना है। कर सकते हैं नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि E0 सेल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है E कैथोड माइनस E एनोड। इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, उसका ECS फाइंड आउट, सेल पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। सेल पोटेंशियल आपको पता चल गया। जब आपको सेल पोटेंशियल पता चल जाएगा तो आप उसकी फिजिबिलिटी या स्पॉन्टेनिटी भी क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। कैसे? जब आप E0 सेल की वैल्यू पॉजिटिव में फाइंड आउट करोगे तो आप कहोगे कि जो सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, वो फिजिबल होगा या स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। और अगर E0 सेल की वैल्यू नेगेटिव है, ये पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका नॉन फिजिबल या नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर है इतनी बात? नॉन फिजिबल या नॉन स्पॉन्टेनियस। तो बेसिकली दिस वैल्यू जो आपकी सेल पोटेंशियल है तभी आप फाइंड आउट कर सकते हैं जब इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड का पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको क्या हो, पता हो। उसकी हेल्प से आप उसका सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे, और सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करने के बाद आप आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो फिजिबल होगा या नॉन फिजिबल होगा। इतनी बात क्लियर है? इस चीज पे बहुत सारे मतलब एप्लीकेशंस होंगे, जब आप आगे जैसे जैसे करते जाएंगे तो ECS का बहुत ज्यादा यूज होगा। जैसे कि अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन पढ़ते हैं तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि जो ECS में एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, टॉप मतलब जिनकी वैल्यू निगेटिव होगी, रिएक्टिव ज्यादा होंगे, जैसे सोडियम हो गया,
वो H2O के साथ रिएक्ट करके NaOH बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। लेकिन वैसे ही जैसे हम निगेटिव वैल्यू से ऊपर बढ़ते जाएंगे, यानी कि निगेटिव वैल्यू कम जब होगी तो उनके इसके साथ रिएक्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी। अब आपने देखा होगा कि जो हाइड्रोजन के नीचे एलिमेंट्स हैं, मरकरी गोल्ड है, आपका प्लेटिनम है, वो इस वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते। तो इस तरीके से रिएक्टिविटी और भी सेल पोटेंशियल एसिड के साथ रिएक्ट करके H2 प्रोड्यूस करेगा नहीं करेगा, इस तरीके की जो भी इंफॉर्मेशन से हम वो ECS की हेल्प से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं और ECS का हम यूज अच्छे तरीके से कर सकते हैं।